सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और पिछली कुछ क्लासेस की बात की जाए तो हमने उद्गम सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे टॉपिक खत्म किए हैं एंड पैरेलली हमने न्यूक्लियर का भी टॉपिक देखा था और साथ ही साथ उसके PYQs भी डिस्कस किए थे आपके साथ। जो मैंने न्यूक्लियर का टॉपिक करवाया था आपके साथ वो मैंने करवाया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड शेल मॉडल, राइट। तो उसके हमने PYQs भी देखे थे। आज की क्लास में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपसे वो डिस्कस करने वाली हूँ रेडियो एक्टिव डीके एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर पिछले 10 सालों की आप पेपर उठा के देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। तो हम एक काम करते हैं, हम PYQs ही डिस्कस करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं किसके साथ? PYQs ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड बाइंडिंग एनर्जी। PYQs ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड बाइंडिंग एनर्जी एक प्रोसेस रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन शो अप करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन देके आपको टाइम देती हूँ खुद सॉल्व करने का, क्योंकि यूजुअली क्या होता है आप सिर्फ सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, टाइमर रखते हैं 1 मिनट का। पहले आप खुद ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, देन आई विल टेल यू कि क्वेश्चन होना कैसा चाहिए, ताकि आप मैच कर पाए कि आपकी जो प्रिपरेशन है या आप जिस तरह से काम कर पा रहे हैं वो मैच कर रहा है या सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके लिए मैं टाइमर दे देती हूँ आपको 1 मिनट का। उसके बाद क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, राइट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो CSIR नेट में आया है, जून 2017 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक चीज लिखी है उसने, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर सॉल्यूशन लिख दें इसका तो पहली बात के बारे में बात की है उसने, क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई विल टेल यू थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है ना। और क्या है आपके पास? एनर्जी ऑफ एंडोएर्जिक रिएक्शन। आपसे पूछा है एंडोएर्जिक रिएक्शन, एंडोएर्जिक रिएक्शन। अब एंडोएर्जिक रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। सपोज एक कोई आपके पास क्या है, टारगेट न्यूक्लियस है। आपके पास क्या है? एक टारगेट न्यूक्लियस है, उसमें आपने एक प्रोजेक्टाइल को बम्बार्ड किया। तो उससे आपका क्या बना? एक बी बना प्रोजेक्टाइल, और साथ में एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना और कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई। जो ये क्यू एनर्जी निकली है, अगर ये क्यू जो है वो नेगेटिव होती है तो रिएक्शन आपकी कैसी होती है? एंडोएर्जिक होती है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए इस पर्टिकुलर केस में थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एन एंडोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन बिटवीन स्टेशनरी न्यूक्लियस एंड मूविंग प्रोजेक्टाइल क्या है? इट इज ग्रेटर देन क्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, it has to be more than kinetic energy of the projectile, it is less than q of the nuclear reaction, it has to be equal to kinetic energy of projectile। अब मैं एक प्लॉट बनाती हूँ आपके पास। सपोज ये एक ए प्रोजेक्टाइल है आपके पास विद अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ पर जो डिनोट करते हैं आप क्यू डिनोट करते हैं। जैसे ही आप उसे बम्बार्ड करते हैं तो सिस्टम जो है एक अनस्टेबल जोन में जाता है, फिर वापस से स्टेबिलिटी गेन करता है और आपके पास क्या बनता है? एक टारगेट न्यूक्लियस बनता है जिसे आप बी का नाम देते हैं, राइट। उसे आप किसका नाम देते हैं? बी का नाम देते हैं। और जो ये एनर्जी है ना आपके पास, ये जो एनर्जी है पूरी यहां से लेके यहां तक, ये आपको बताती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो Q वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशन बताना है, जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है आपको इट इज ग्रेटर देन Q ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। दैट इज ट्रू कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो क्या है आपके पास, ग्रेटर देन Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है, ग्रेटर देन Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो इस केस में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसमें पता चल रहा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द फिजन ऑफ 235 यूरेनियम। यूरेनियम 235 का फिजन हो रहा है विद थर्मल न्यूट्रॉन्स। आपके जो आउटकम में निकलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और कुछ एनर्जी निकलती है, काफी सारी एनर्जी निकलती है, इनफैक्ट एनर्जी निकलती है। अब उसने पूछा कि जो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग, ऑप्शंस दे रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग अनसिमेट्रिकल फिजन इज मैक्सिमम। ठीक है, एक बात कि जितने भी फिजन होता है मतलब वो सारे के सारे ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो अनसिमेट्रिकल न्यूक्लियाई ही फिजन होते हैं, ऐसा कह रहा है। दूसरा केस देखिए, इन ईच फिजन वन थर्मल न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा केस है आपके पास मैग्नीट्यूड, तीसरा केस है मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज पर फिजन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 200 MeV, तीसरा केस है। और आपको बोला है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, आपको ऑप्शंस दिए हैं A एंड B, A एंड C, आपको चेक करनी है और बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है इस पर्टिकुलर केस में। तो इसके लिए भी फिर से टाइमर लेते हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और हम क्या करेंगे फिर से आपको सॉल्व करके मैं बता दूंगी कि आपका क्वेश्चन क्या है, सही आया है आपका आंसर या गलत आया है। बट पहले आप खुद से ट्राई करिए प्लीज। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, रीड आउट कर चुकी हूँ। हमें बस चेक क्या करना है, स्टेटमेंट्स चेक करनी है इनमें से कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए पहली बात जो इसने कही है कि यूरेनियम 235 का फिजन हो रहा है, यूरेनियम 235 का क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। आपको अगर ध्यान हो यूरेनियम 235 के फिजन में, यूरेनियम 235 के फिजन में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलने को कुछ फिक्स नहीं है, एक न्यूट्रॉन भी निकल सकता है, कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसमें आपके 2 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं और 3 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। ऑन एन एवरेज की बात करी जाए तो हर यूरेनियम के फिजन से, ऑन एन एवरेज की बात करी जाए तो हर यूरेनियम के फिजन से आपके पास 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कैसे, थर्मल न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट जो न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टेटमेंट है कि इन ईच फिजन वन थर्मल न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड, ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। अब हमें चेक करनी है स्टेटमेंट नंबर ए एंड स्टेटमेंट नंबर सी। अब स्टेटमेंट नंबर सी की बात करी जाए, ये है आपके बी स्टेटमेंट। सी की बात करी जाए तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन की और ये सबको पता है, आप लोगों ने भी कितने 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब यूरेनियम का फिजन होता है तो आपकी एनर्जी जो रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज्ड in fission of a uranium 235 is 200 MeV.
मतलब स्टेटमेंट नंबर जो ये वाली है आपकी सी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ए स्टेटमेंट चेक करनी है। अब इसने कहा है कि ज्यादातर न्यूक्लियाई जो फिजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो कैसे हैं, आपके अनसिमेट्रिकल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही वही होते हैं, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो फिजन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अनसिमेट्रिकल होते हैं। दैट्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो अनसिमेट्रिकल हैं, जब यूरेनियम का फिजन होता है आपके पास, यूरेनियम का फिजन होता है, उसके बाद एक न्यूट्रॉन निकलता है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, तो सिमेट्री ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ज्यादातर जो न्यूक्लियन जो यूरेनियम है बेसिकली, जो आपके फिजन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कैसे होते हैं, आपके पास अनसिमेट्रिकल होते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो अनसिमेट्रिकल का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हो सकती है, ए एंड बी हो सकती है, ए एंड सी हो सकती है, बी एंड सी हो सकती है, सी हो सकती है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, ए एंड सी, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं आपको पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको पहले कुछ बताने की नीड नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लोग कंसेप्ट को ब्रश अप करते जाएंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इन फिजन ऑफ यूरेनियम 235, अगेन उसी फिजन का क्वेश्चन पूछा गया है। यूरेनियम 235 के फिजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 200 MeV होती है। ये हम सबको पता चल गया है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि यूरेनियम 235 फिजन का एक स्पेशल केस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस है एंड बहुत स्पेशल केस है, जो आप बहुत सारी जगह पर देख भी चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो बहुत जगह पर देख चुके हैं, तो आप पढ़ चुके हैं इतनी बार, तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड रिमेंबर ऑल्सो कि इसमें जो एनर्जी का अमाउंट निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है और किस ऑर्डर की होती है, 200 MeV की ऑर्डर की एनर्जी जो है वो आपकी कैसी होती है, रिलीज होती है। ठीक है, उसने कहा कि एक यूरेनियम के फिजन से, एक यूरेनियम के एटम से आपकी इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उसने कहा इन वन डे ए फिजन ऑफ 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को अगर फिजन किया गया, मतलब एक दिन में अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम को फिजन किया गया, तो पूछा कितनी मिलीवॉट पावर निकलेगी, कितनी मिलीवॉट पावर निकलेगी। पावर पूछी है, एनर्जी नहीं पूछी है। इंपॉर्टेंटली सुनिए मेरी बात, पावर पूछी है, एनर्जी नहीं पूछी। पहली बात, अगर आप एनर्जी कैलकुलेट भी कर लेते हैं थ्रू आउट, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर में। पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए पॉज करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, पहली और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके पास, पहली और इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो है ना, बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करनी है, पावर। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट कर लूं समहाउ, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है आपके पास वो क्या बताती है, पावर बताती है। तो मेरे को एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरे को एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले पता करना होगा कि 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम में, पर किलोग्राम यूरेनियम में कितने एटम्स होते हैं।
ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम में कितने एटम्स होते हैं ये पता करना होगा। ऑब्वियसली आपको एक एटम की एनर्जी पता है, तो जितने भी एटम्स आएंगे उनकी एनर्जी से हम रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, उससे पहले जो ये टाइम लिखेंगे यहाँ पे, ये टाइम क्या होगा, टाइम दिया उसने 1 डे, टाइम क्या होगा आपके पास 1 डे। अब 1 डे आप किस में लिखेंगे, सेकेंड्स में लिखेंगे। सेकेंड्स में लिखेंगे तो क्या होगा 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये होगा आपके पास, ये होगा आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करें, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं, उससे पहले नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं बेसिकली कि कितने होंगे 1 किलोग्राम में। अगर नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं, अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको पता करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जो वेट दे रखा है आपको, जो वेट दे रखा है उसको आप डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, मोलर मास से, उसको आप डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, उसको आप डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। वंस यू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो आपको मोल पता चल जाएगा कितने मोल्स हैं, और मोल्स पता चलने के बाद आप एटम्स निकाल सकते हैं। किससे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हैं कि कितने होंगे। अच्छा, वेट जो रखते हैं हम यहाँ पर, वेट हम रखते हैं ग्राम्स में, तो आपको दिया कितना है 1 kg दिया है, यानी कि कितना दिया है 1000 ग्राम्स दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, वेट की जगह पे आप लिखेंगे 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 235 के आसपास ही होगा इसका, आपको याद रखना है यूरेनियम का, या अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक वेट है उसका उसी के ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास 235, इनटू में एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दिए 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख दीजिए 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या आ जाएगा आपके पास निकल के, नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। मान लीजिए अज्यूम कि वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ जाती है, x निकल कर आती है, मान लीजिए x निकल कर आती है, तो आपके पास पता है एक एटम से कितनी एनर्जी आने वाली है, एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन ऑफ 1 यूरेनियम 235 कितनी देर की है 200 MeV। तो नंबर ऑफ एटम्स जो आपने कैलकुलेट किया, जिसको मैंने x दिया, आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, जो भी नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स मान लिया कितने आए हैं मेरे पास, x आए हैं, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आ जाने वाली है, टोटल एनर्जी मेरी आ जाएगी 200, इसको कुछ और नाम देते हैं, x नहीं देते, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सपोज z, अज्यूम z आया है, कोई भी नंबर निकल के, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने z है इज इक्वल टू z, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई z, ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है, और ये एनर्जी किस में हो गई अब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किस में आएगी आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। बट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, आपको पावर है ना, अगर फॉर्मूले में पावर है फॉर्मूले में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा, तो आपकी पावर किस में आएगी, वॉट में निकल कर आएगी, तो आपकी पावर किस में निकल के आएगी, वॉट में निकल कर आएगी। तो आपको एनर्जी किस में चाहिए, जूल्स में चाहिए, इंपॉर्टेंटली जूल्स में चाहिए एनर्जी, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो टर्म आई है इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है, इतने जूल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ओवरऑल बेसिकली, अच्छा एटॉमिक वेट लिखना है ना भाई, यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखिए, बोला एटॉमिक वेट और लिख दिया 235,
चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, ये जो नंबर निकल कर आया है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी किस में आ जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी इन जूल्स आ जाएगी, इन जूल्स आ जाएगी। जूल्स में क्या आ जाएगी निकल के देख लीजिए, क्या आ गई, 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गई है जूल्स में आपकी एनर्जी। अब आपको फाइनली क्या करना है, एनर्जी निकल गई है, पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर के लिए आप क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू, शुरू में ही फॉर्मूला लिखा था हमने, एनर्जी पर यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा आपके पास। और ये क्या हो जाने वाला है, एनर्जी की वैल्यू ये है आपके पास, मान लीजिए ये क्या है, टोटल ई है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई टाइम जो लिखा था हमने, कितना लिखा था, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल के आएगी आपकी, वॉट में निकल के आएगी, वॉट में निकल के आएगी। ठीक है, तो इसमें से आप करके आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बट आई थिंक ये आंसर जो है आंसर नंबर 3 से मैच करना चाहिए है, और आप अदरवाइज कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेट नहीं किया प्रॉपरली, बट मेरे को लगता है कि आंसर शायद, आई थिंक आंसर इज सी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करके आंसर से मैच करने की कोशिश करेंगे कि आंसर आपका क्या आ रहा है बेसिकली। ठीक है अब चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, पूछा है कि अज्यूम द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। अज्यूम द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स, द क्रॉस सेक्शन इज हाईएस्ट। अच्छा, किसी भी रिएक्शन, क्रॉस सेक्शन होता क्या है बेसिकली, आई विल टेल यू कि क्रॉस सेक्शन क्या है। बेसिकली होता है रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी को बताता है, जिस भी रिएक्शन का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए, तो इसमें क्या लिखा है कि उसने बोला कि थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए क्रॉस सेक्शन किस में ज्यादा होगा। इसमें एक ये रिएक्शन दी है आपको, एक ये रिएक्शन दी है, एक ये रिएक्शन दी है, एक ये रिएक्शन दी है। ठीक है, तो इस केस में आपको बताना है कि थर्मल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होने के लिए कौन सी रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, कौन सी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन को सोचिए जरा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए, तो पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया है कि अज्यूम द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। मैंने कहा था क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, सॉल्यूशन अगर लिखें तो वी विल टॉकिंग अबाउट क्रॉस सेक्शन, राइट। तो क्रॉस सेक्शन मैंने कहा था कि रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब एक बात सुनिए, इसने बोला थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए, थर्मल न्यूट्रॉन्स किस केस में प्रोड्यूस होंगे, उसके लिए क्रॉस सेक्शन क्या होगा। अब थर्मल न्यूट्रॉन्स आपके कब होंगे, आपके फिजन प्रोसेस का आउटकम है थर्मल न्यूट्रॉन्स। फिजन प्रोसेस का क्या है, आउटकम है आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन्स बेसिकली। तो इस केस में देख लीजिए, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स आउट सेक्शन में किस केस में सबसे ज्यादा हैं? जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, मोर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, more will be the cross section area. More will be the cross section. एरिया नहीं लिखते हैं, चलिए क्रॉस सेक्शन लिखते हैं खाली. मोर विल बी द क्रॉस सेक्शन. तो देख लीजिए रिएक्शन में किस केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी रिएक्शन का क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा अमंग दीज 4 रिएक्शन. देखिए इस केस में, देखिए पहले वाला केस, देखिए पहले वाले केस में आपके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 1. दूसरे वाले केस में आपके पास, इसमें तो आउटकम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इस वाले केस में भी आउटकम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इनपुट में है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2. यानी कि क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिएक्शन डी क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा. तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाने वाला है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. आप खुद ही देख पा रहे होंगे वैसे कि आपके क्वेश्चन कितने इजी आते हैं और कितने सिंपल आते हैं. अगर न्यूक्लियर के आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है, तो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे ये रहा. कह रहा है कि टू रिकॉर्ड मॉसबेयर स्पेक्ट्रम, to record a Mossberg spectrum of Fe containing sample a source X is used. उसने कहा Mossberg spectrum रिकॉर्ड करना है, उसके लिए एक सैंपल यूज किया गया है जो कि है X, जो कि है X, है ना. X आफ्टर अ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स गामा रेडिएशन. कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद गामा रेडिएशन का इमिशन होता है, यूज्ड इन Mossberg स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो आपको बताना है कि X क्या है इन पर्टिकुलर केसेस में, X होगा क्या ये बताना है आपको. तो बता दीजिए X कौन सा होगा, X बता दीजिए. रीसेट कर देते हैं, एक बार ट्राई करिए, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को मिलके. चलिए, तो इसका क्या है, आपको अगर मॉसबेयर स्पेक्ट्रम का हल्का सा भी आइडिया हो, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका एक बार. मॉसबेयर स्पेक्ट्रम का अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा भी, तो उस केस में आप रियलाइज करेंगे कोबाल्ट 57 यूज किया जाता है. कोबाल्ट 57 को यूज किया जाता है मॉसबेयर स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने के लिए. और इस केस में आप क्या करते हैं, 27 कोबाल्ट 57 यूज किया जाता है. और इस केस में मॉसबेयर स्पेक्ट्रम के केस में आपका एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है. तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होना है मतलब -1e0 आता है, -1e0 आता है. तो आपके पास जो आउट में प्रोसेस बनता है 26 कोबाल्ट 57 बनता है, 26 कोबाल्ट 57 बनता है. तो ये कह रहा है, और ये क्या होता है, ये आपका किस स्टेट में बनता है, एक्साइटेड स्टेट में बनता है. ये किस स्टेट में बनता है, एक्साइटेड स्टेट में. फिर ये जो है ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है विद द इमिशन ऑफ गामा रेडिएशन, विद द इमिशन ऑफ अ गामा रेडिएशन. तो इस केस में देख लीजिए, इस केस में देख लीजिए, उसने पूछा है कि क्या यूज किया गया है. ए सोर्स X इज यूज्ड, X आफ्टर ए न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद वो क्या करता है, बेसिकली एक गामा रेडिएशन को इमिट करता है और अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है. तो इस केस में देख लीजिए क्या हुआ आपके पास,
कोबाल्ट 57 होगा इसका आंसर विद एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये क्या यूज होता है बेसिकली, मॉसबेर में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है बेसिकली मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए आयरन नहीं यूज होता, कभी भी आयरन यूज नहीं होता, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन क्या चूज कर रहे हैं, कोबाल्ट चूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई रेडियो एक्टिव कैप्चर फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। आइडेंटिफाई रेडियो एक्टिव कैप्चर फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। 4 न्यूक्लियर रिएक्शन दी हैं आपको और उनमें से आपको कैप्चर बताना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सीधा। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े से सीधे सीधे से हैं, जल्दी उनके लिए टाइम देने की नीड नहीं है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिनमें थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत है मैं उसमें टाइम देती हूँ आपको, अदरवाइज जो बाकी के क्वेश्चन है उन्हें हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए ये जो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा है, ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ए बी और बी। इसी रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल है, ए एक टारगेट न्यूक्लियस है, बी एक प्रोजेक्टाइल निकला और साथ में एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन गया आपके पास। ये रिएक्शन है बेसिकली। तो आपको बताना है कि इनमें से कैप्चर किस केस में हुआ है, इनमें से कैप्चर किस केस में हुआ है ये बताना है आपको। देख लीजिए किस केस में कैप्चर हुआ है, देख लीजिए किस केस में कैप्चर हुआ है आपका। अब पहला केस चूज करते हैं, पहला केस चूज करते हैं। उसके अंदर क्या हुआ आपके पास, रिएक्शन नंबर 1 को अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, बेरिलियम 9 प्लस कुछ गामा, क्या हुआ है, न्यूट्रॉन निकला है प्लस 8 बेरिलियम निकला है। इस केस में तो कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ, ये तो बस गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ है ना, तो ये इसमें तो कोई कैप्चर ही नहीं है, कुछ कैप्चर नहीं हुआ। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन में क्या है, दूसरी रिएक्शन में है 23Na, उस पे क्या किया है, न्यूट्रॉन, और साथ में क्या चला गया है आपके पास, आउटकम। आउटकम में क्या आ गया है आपके पास, देख लीजिए क्या आ गया है, एक गामा रेडिएशन प्लस 24। ये एक कैप्चर हो सकता है। इसमें क्या कैप्चर हुआ, एक न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैप्चर करके एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया है और साथ में बस वो एक्साइटेड स्टेट में निकले, कुछ एनर्जी निकली है उसके साथ में, कुछ एनर्जी निकली है। तो ये क्या है, एक कैप्चर का एग्जाम्पल है। ये कैसा है आपका, बेसिकली कैप्चर का एग्जाम्पल है। ये एक कैप्चर को डिनोट करता है। और कैसे कैप्चर को डिनोट करता है, न्यूट्रॉन कैप्चर को डिनोट करता है, न्यूट्रॉन कैप्चर को डिनोट करता है ये, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाने वाला है, वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप बाकी की दोनों रिएक्शन भी चेक करेंगे, अगर आप बाकी की दोनों रिएक्शन भी चेक करेंगे, उस केस में यू विल रियलाइज कि आपका कैप्चर नहीं हो रहा है। एक्चुअली जैसे इस केस की बात करूं तो न्यूट्रॉन जा रहा है और न्यूट्रॉन ही बाहर आ रहा है, तो कैप्चर नहीं कह सकते उसको। कैप्चर का मतलब समझिए, कैप्चर के न्यूक्लियस ने उसको लिया, न्यूक्लियस ने उसको लिया, किसी भी एटम ने उसको लिया न्यूक्लियस ने, और कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना, साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट नहीं निकला, प्रोटॉन या कन्वर्जन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे सपोज एक प्रोटॉन निकल गया होता तो आई वुड हैव सेड कि न्यूट्रॉन शायद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। बट अदरवाइज इस केस में सीधा सीधा देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन का कैप्चर हो रहा है आपके पास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसने पूछा ऑन टू सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। टू सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लियस आया उसने फिर से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया। दो सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात हो रही है कि ये जो बेरिलियम है वो क्या बन जाएगा, वो बेरिलियम क्या बन जाएगा। इसके लिए अगर न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं भी आती है, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैप्चर के फिनोमेना को नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसा फिनोमेना होगा, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जब भी एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, whenever there is an electron capture, लिख लीजिए इस बात को कहीं पे, क्या, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है आपका, एक प्रोटॉन जो है, वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू अ न्यूट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करेंगे तो यू विल चेक कि आपका एक प्रोटॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब पहला इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है बेरिलियम 131,
उसमें एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा -1e0। आई सेड कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया अगर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। और यही आपको क्या बताते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बताते हैं, एटॉमिक नंबर बताते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन जब कम हो जाता है तो मतलब एक एटॉमिक नंबर जो है वो कम हो जाता है बाय वन। अच्छा, अब जो न्यूट्रॉन बना, आई सेड कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन में जब बना, किसकी जगह पे बना है, प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही क्या बनाते हैं, आपके मास नंबर बनाते हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं, आपका मास नंबर फॉर्म करते हैं। तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इवेंचुअली आपका क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर कम हो जाता है आपका 55 Ba 131। अगर आपको इनफैक्ट ये पूरा प्रोसेस भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, सिर्फ चार्जेस को बैलेंस करने के लिए 56 है तो उसमें से एक अगर चार्ज माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसने कहा 2 सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, एक नहीं है, ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड एक और करना है आपको। तो अब क्या होगा, ये जो आया है 55 बेरिलियम 130 बेरियम, बेरिलियम नहीं बेरियम 131, ये किस में हो जाएगा, प्लस -1e0, ये कैप्चर हो गया तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से अगेन एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा आपका। तो एटॉमिक नंबर कम होके क्या आ जाएगा, 54 बेरियम 131, ये आ जाएगा आपके पास टारगेट न्यूक्लियस। इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब ये जो कम होने का प्रोसेस है, ये कम होने का प्रोसेस है, हमने लिख दिया यहाँ पे बाई चांस Ba, बट यहाँ पर हो सकता है कोई भी एटम भी चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे Xe लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Xe लिख सकते हैं। अगर आप कोई नाम नहीं देना चाहते, हो सकता है प्रोडक्ट न्यूक्लियस कुछ और हो, तो इसलिए उसका नाम देने के बजाय सिंपली क्या लिखा गया, ये लिखा गया। तो अब देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि 54 आपके पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और 131 आपके पास क्या होगा, एक मास नंबर होगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसने पूछा है, फॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, फॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द टारगेट एंड प्रोडक्ट। अगर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन को स्टडी करना है तो इनमें से कौन सी चीजें ट्रू होनी चाहिए। पहली बात देखिए, हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टारगेट, यस दैट्स ट्रू। अगर आपको किसी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि क्रॉस सेक्शन शुड बी हायर, है ना, हाई क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा है कि लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए इस केस में, पहली बात तो ये कि अगर कोई रिएक्शन होनी है तो उसके लिए हाई क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, हाई क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जो प्रोडक्ट बना है या जो भी आउटकम आई है उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाफ लाइफ कम होगी ना, लेट्स से हाफ लाइफ कम होगी तो मेरा प्रोडक्ट बनते ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा किसी दूसरे में। तो हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड करने की, हाफ लाइफ शुड बी हायर या मोर, है ना, लॉन्ग हाफ लाइफ होनी चाहिए, शुड बी लॉन्ग। तो देख लीजिए इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि क्रॉस सेक्शन हाई होना चाहिए, यस होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि लॉन्ग हाफ लाइफ होनी चाहिए, यस दैट्स आल्सो ट्रू, लॉन्ग हाफ लाइफ होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है आपके पास, लो न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन नहीं, हमने हाई की बात की है तो लो की बात क्यों करेंगे, लो हाफ लाइफ नहीं, हाफ लाइफ भी लॉन्ग होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन भी हाई होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू टेक प्लेस फॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन की बात करी जाए अगर। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, आपका ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक रेडियो आइसोटोप दिया है। पहले इनिशियली बात करी जाए तो कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे आपसे, क्या पूछा जाता था, क्वेश्चन जो पूछे जाते थे, अगर मैं
मतलब 2013, 14, 15 या उससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं तो उनमें ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आपको एक रेट दे रखा होता था कि इस इतना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसके बाद इतना रेट दे रखा होता था, उसके बाद आपको बस बताना क्या होता था, हाफ लाइफ या तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी होती है, जैसे इस केस में भी हाफ लाइफ ही कैलकुलेट करनी है तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी होती थी, या ये बताना होता था इतने टाइम के बाद कितना बचेगा, या एज पूछ लेता था। इन्हीं के पीछे घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जाता था, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, क्वेश्चन पढ़िए कि एक जो है आपका एक जो टारगेट न्यूक्लियस है, एक जो टारगेट न्यूक्लियस है आपका, एक जो टारगेट न्यूक्लियस है आपका, टारगेट न्यूक्लियस क्या है, एक रेडियो आइसोटोप है 41 AR, इनिशियली डिकेज एट द रेट ऑफ 34500, इनिशियली डिकेज एट द रेट ऑफ 34500। अगर मैं लिख दूं कि T इज इक्वल टू 0 पे जो रेट है उसकी डिसइंटीग्रेशन की वो क्या है, 34500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी जब क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है तो वो यूनिट्स के साथ खेलने की कोशिश करता है, सेकंड्स में दिया होगा या मिनट्स में दिया होगा, तो इसलिए स्पेशली ध्यान दीजिएगा यूनिट्स के ऊपर, है ना। तो इस केस में क्या होगा, T इज इक्वल टू 0 पे, और उसने कहा कि बट डीके रेट फॉल्स टू 21500 डिसइंटीग्रेशन आफ्टर 75 मिनट्स। कह रहे हैं कि जब T 75 मिनट्स हो जाता है तो R की वैल्यू जो हो जाती है, ये अगर मैं इसको R नोट कह दूं, ये R क्या हो जाएगी आपके पास, कितनी दी है, 21500 पर मिनट, इतनी हो जाएगी, इतनी हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो आपने जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा है कैलकुलेट करने के लिए, वैसे आप किस किस फॉर्म में लिखते हैं, नंबर की फॉर्म में भी लिखते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी भी लिखते हैं, और ऑल्सो ये फॉर्मूला रेट की फॉर्म में भी लिखा जाता है, r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आपको सब कुछ तो गिवन है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ और सिर्फ लैम्डा निकालना है। वंस यू नो द लैम्डा, आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है लैम्डा, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। यहाँ ये पता चल जाएगा तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, R इज इक्वल टू R नोट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। R की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 21500 इज इक्वल टू 34500 ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा इंटू 75। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको। आपको बस क्या करना है, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से और डिवाइड हो जाएगा, शायद ये कितना आ जाएगा, 43 डिवाइड बाई 69 इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा इंटू 75। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग ऑफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लॉग दिए रहते हैं, जो पेपर में सॉल्व करने के लिए दिया रहता है उसमें ये सब दिए रहते हैं, लैम्डा इंटू 75। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आएगी निकल के, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और वंस यू नो कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो आप लैम्डा की वैल्यू से क्या कर सकते हैं, टी हाफ, लैम्डा की वैल्यू जो भी आने वाली है, आई डोंट नो क्या आने वाली है बट कुछ आएगी, और उससे क्या होगा, आप फिर क्या करेंगे, फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। टी हाफ क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा। वैसे अगर देखा जाए तो आप गेस कर सकते हैं, एक रफली गेस मार सकते हैं, क्या हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इतनी होती है, हाफ लाइफ पे आपका प्रोडक्ट इनिशियली का आधा हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए डिसइंटीग्रेशन कितना होता है, इतना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पर डिसइंटीग्रेट कितना हो रहा है, इतना। अगर मैं ये ओरिजिनल डिसइंटीग्रेशन का हाफ कर दूं एक्चुअली, मतलब r को r नॉट बाई 2 कर दूं, r को r नॉट बाई 2 करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 17,000 के आसपास आएगा, है ना, 17,000 के आसपास आएगा। और कितना होगा, मतलब वो हाफ लाइफ होगी, वो हाफ लाइफ होगी मेरी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, अभी थोड़ा सा ज्यादा है।
तो मतलब 75 मिनट से थोड़ी सी ज्यादा मेरी हाफ लाइफ होना चाहिए, मतलब थोड़े टाइम बाद जो है आपका रेडियो आइसोटोप क्या हो जाएगा, हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। 75 मिनट तो दे रखा है, 75 में हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, 75 में हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम और होगा, लेट्स से 10-15 मिनट, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये रेट जो है और फॉल हो जाएगी और ये ऑटोमेटिक पॉसिबली किसके आसपास पहुंच जाएगी, इसके हाफ के आसपास पहुंच जाएगी। तो यहां से आप गेस कर सकते हैं, तो आंसर शायद इसका क्या आना चाहिए, 90 मिनट्स के आसपास आ जाना चाहिए, 90 मिनट्स के आसपास आ जाना चाहिए। इसका आंसर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपको, अच्छा ये एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दी है, यूरेनियम 235, इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है बेसिकली, इस केस में आपको फाइंड आउट करना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पूछिए आपसे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पूछिए प्रोसेस में। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं भाई, ये निकालते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, या फिर रिएक्टेंस लिख लीजिए, मास ऑफ रिएक्टेंस इनटू में सी स्क्वायर, ये होगा आपके पास फॉर्मूला। तो आपके पास सबके मासेस दे रखे हैं एएमयू में, देखिए सबके मासेस दे रखे हैं एएमयू में, आपको बस क्या करना है, वैल्यूज प्लेस करनी है। तो डेल्टा एम अगर कैलकुलेट करनी जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, बेरियम का कितना दे रखा है आपको, बेरियम का दे रखा है 141.9164। फिर आपके पास क्या है, क्रिप्टॉन निकल रहा है प्लस 90.9234। फिर आपके पास क्या है, एक न्यूट्रॉन भी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.00866। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी निकल के आएगी, एमपी की निकल कर आएगी। फिर उसमें से आप रिएक्टेंट की माइनस कर सकते हैं। रिएक्टेंट में क्या है, यूरेनियम है, यूरेनियम का कितना दे रखा है 235.0439, और क्या है साथ में एक न्यूट्रॉन भी है उसके साथ, तो 1.00866। ये जो भी वैल्यू आएगी निकल के, इसको आप पूरे की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अगर जूल में पूछी है, अगर जूल में पूछे, जैसे यहाँ पर जूल में ही लिखी है ऑब्वियसली, जूल में पूछी है तो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने आपको रिलेशन ऑलरेडी बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है, इतना जूल है, इसने जूल में आ जाएगा आपके पास। और मोल से निकालना है तो नंबर एवोगाड्रो नंबर से भी डिवाइड कर देंगे। अगर मोल से निकालना है तो आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, पर मोल निकालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल जाएगी, किलो जूल पर मोल निकल जाएगी, किलो जूल पर मोल निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, बस कैलकुलेशन करनी है फाइनली, और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, टू अल्फा पार्टिकल हैविंग स्पीड s1 एंड s2। वैसे तो ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का है भी और नहीं भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। टू अल्फा पार्टिकल हैविंग स्पीड्स s1 एंड s2, दो अल्फा पार्टिकल हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 मान लीजिए, उनके स्पीड क्या है, s1 है एंड s2 है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या है, स्पीड है, और ये क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। उसने पूछा रिलेशनशिप बताना है आपको S1 और S2 में, आपको रिलेशनशिप बताना है S1 S2 में। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 2 कर देते हैं। ये करेंगे अगर, तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, देखिए 1/2 m, और साथ में क्या आ जाएगा, S1 का स्क्वायर, 1/2 m S2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर निकालेंगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा। मास इसलिए सेम लेंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल है ना दोनों केस में, इसलिए मास सेम लेंगे। और ये क्या गिवन है आपको, 1/2 गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, क्रॉस करेंगे S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2S1 का स्क्वायर। और S2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगी, √2S1 के इक्वल आ जाएगी। ये रिलेशन देख लीजिए आप, किस में ट्रू हो रहा है, इसमें ट्रू हो रहा है।
तो बहुत इजी और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के, अगर इस सेक्शन की बात करी जाए तो। इसके लिए अगर आपको प्रायर बहुत ज़्यादा भी नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और आई गेस आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेंगे, है ना। अच्छा देखिए, फिर से हाफ लाइफ का क्वेश्चन पूछा है आपसे। हाफ लाइफ का क्वेश्चन पूछा है कि इस कॉन्सेप्ट में कि जो भी होता है हमारे पास हाफ लाइफ को अगर आप क्वार्टर लाइफ से चेंज कर दें, मतलब जहां जहां पर टी हाफ होता है उसको अगर आप टी 1/4 कर दें, 1/4 कर दें, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है इट इज जनरलाइज कर दे तो इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास, क्या चेंजेस होंगे वो पूछा है आपने आपसे। अब आपको पता है कि क्या होता है आपके पास, आपको पता है सॉल्यूशन लिखें अगर इसका, तो आपको पता है अच्छे से क्या n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास। आप क्या कर दें, अब t जो है ये रहता है आपके पास t हाफ, और आपको ये भी पता है, ये भी पता है कि t हाफ जो होता है आपके पास क्या होता है, log ऑफ 2 डिवाइड बाई के, ये रहता है आपके पास log ऑफ 2 डिवाइड बाई के। यहाँ पर आप करेंगे क्या, बेसिकली आप क्या करेंगे, जहां जहां पर आप t यूज कर रहे थे, जहां जहां पर सपोज ये t था, इसकी जगह पे आप t हाफ कर देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है 1/4 करना है, तो ओरिजिनल है तो उसका हाफ करना पड़ेगा। इसको हाफ करके आपके पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, और वो रिलेशन से आपको पता चल जाएगा कि उस केस में अगर आप ऐसा चेंज करते हैं हाफ लाइफ को अगर आप क्वार्टर लाइफ से चेंज कर देते हैं तो आपके पास जो चेंजेस होंगे हाफ लाइफ किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, log ऑफ 4 डिवाइड बाई के हो जाने वाली है। ये बहुत इजीली आप डेरिवेशन करना है, सिर्फ उसमें वैल्यू प्लेस करके आप डेरिवेशन कर सकते हैं उसका। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं हाफ लाइफ की हेल्प से, इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं हाफ लाइफ की हेल्प से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कार्बन 14 दिया है, एक्टिविटी ऑफ एन ओल्ड वुड, एक्टिविटी ऑफ एन ओल्ड वुड इज फाउंड टू बी 14.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। ठीक है, पुराना सैंपल है वो इतने रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब आर की वैल्यू जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 14.2। सॉल्यूशन लिखें अगर इसका, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 14.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, है ना। और उसने कहा है कि फ्रेश वुड की भी दी है, फ्रेश वुड ऑफ कार्बन 14 की दी है, यानी कि आर नोट जो है वो भी दे रखी है, उसने कितनी है 15.3 है, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। तो उसने पूछा एज पूछी है, एज पूछी है, आपको एज निकाल सकते हैं आप ऑब्वियसली। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था कि आर किसके इक्वल होता है, आर नोट ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा इंटू टी के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, राइट। और उसने टी हाफ की वैल्यू भी दी है, टी हाफ की वैल्यू दी है तो आप क्या कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू पता कर सकते हैं। टी हाफ किसके इक्वल होता है भाई, 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, या लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, इसको इधर ले जाइए, लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ। तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ दी है 5730 उसमें पुट करेंगे और आप वहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी वैल्यू गिवन है, कितनी है ये 15.3, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 14.2, ई रेज्ड पावर लैम्डा की वैल्यू भी पता चल जाएगी आपको जो भी यहाँ से निकल कर आएगी, और बस आपको टी फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। इसको डिवाइड करेंगे इधर, 15.3 डिवाइड बाई 14.2 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा टी। इस टर्म का लॉग लेंगे, क्या आ जाएगा 15.3 डिवाइड बाई 14.2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। लैम्डा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, बस आपको क्या करना है टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना है टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है इस केस में। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए इसमें, वैसे इसमें थोड़ा सा गेस भी ले सकते हैं आप, क्या गेस ले सकते हैं, देखिए आपकी जो है ना, उसने कहा हाफ लाइफ जो है कितनी है 5730, हाफ लाइफ कितनी है इतनी है। अब हाफ लाइफ इतनी है तो हाफ लाइफ में इनिशियल डिसइंटीग्रेशन अगर 15.3 है,
इनिशियल डिसइंटीग्रेशन अगर 15.3 है तो हाफ लाइफ इतने टाइम के बाद में ये कितना हो जाना चाहिए था, 7 पॉइंट समथिंग हो जाना चाहिए था, 7 पॉइंट समथिंग हो जाना चाहिए था। और जो कितना नहीं हुआ, हल्का सा रिड्यूस हुआ है, हल्का सा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, हल्का सा रिड्यूस हुआ है। मतलब कितना हो गया, मतलब कितना हो गया, इतने टाइम में तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाना चाहिए था, और मेरा इसका हुआ कितना है 14.2, यानी कि बहुत स्लाइटली कम हुआ है। तो बहुत कम साल हुए होंगे तब अब आंसर, मतलब इनमें से कुछ आने वाला है आपका, सीओडी में से कुछ आंसर आने वाला है। आप एक गेस ले सकते हैं और एग्जैक्ट आंसर आप यहाँ से कैलकुलेट करके मैच करेंगे तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा इस वाले केस में। तो अगर आपने रियलाइज किया हो, अगर आपने रियलाइज किया हो इस पर्टिकुलर केस में, न्यूक्लियर फिजिक्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, रेडियो एक्टिव डीके और बाइंडिंग एनर्जी की बात करी जाए, इसमें क्वेश्चन ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, या तो हाफ लाइफ से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछता है रिएक्शन में एनर्जी क्या है, मतलब कोई भी रिएक्शन दे रखा है और पैरेलली आपको पहचानना आना चाहिए कि आपके पास ये कैप्चर प्रोसेस हो रहा है, या फिर हल्का सा उसका आइडिया हो, तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट के क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं सॉल्व। और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, कभी कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में, ऐसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके टॉपिक से, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो इन जनरल पूछा ही जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स से, जो कि 5 मार्क्स में आता है। कभी कभी एक क्वेश्चन 3 में भी आ जाता है एंड इसमें भी आ जाता है, तो इसलिए आपके उस टाइम पे लॉटरी लग जाती है कि चलो न्यूक्लियर फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन आ गए, अच्छे अटेम्प्ट हो गए क्वेश्चन आपके, है ना। तो इसीलिए आप न्यूक्लियर फिजिक्स के इस पर्टिकुलर पार्ट को प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके जाइए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए, समझ पाए और अटेम्प्ट कर पाए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाइड्स अमंग द फॉलोइंग कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग फिजन बाय थर्मल न्यूट्रॉन। पूछा है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई थर्मल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है विद फिजन प्रोसेस। आपको पता है इसका आंसर ऑलरेडी कि कौन प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, यूरेनियम 233 करता है, यूरेनियम 235 करता है, 239 करता है, या फिर आपके पास थोरियम करता है 232। आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज की प्रोसेस में ही हमने न्यूक्लियर फिजन बहुत बार डिस्कस किया है, और उसमें बात भी की है कि थर्मल न्यूट्रॉन्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस केस में प्रोड्यूस होते हैं, कितनी एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होते हैं। हमने ये सब चीजें बात की है कि एनर्जी कितनी निकली है, ये सब चीजें हमने काफी बार बात की है आज की क्लास में। अच्छा, इसी के साथ हम आज की क्लास जो है वो खत्म करते हैं एक बार, लेकिन क्विक समरी बताते हैं आपको। अगर मैं बोलूं रीकैप, तो रीकैप में आई वुड सजेस्ट आपको जो टॉपिक करने हैं वो बता देती हूँ मैं, कौन कौन से टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। सबसे पहले आपको हाफ लाइफ का आइडिया होना चाहिए, हाफ लाइफ, इसी के क्वेश्चन घुमा फिरा के आगे पीछे पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाता है कि इतना डिसइंटीग्रेट हो गया, एज बता दीजिए। कभी पूछता है कि हाफ लाइफ इतनी देर रखी, कितना डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, इतने टाइम बाद कितना डिसइंटीग्रेट हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले आपने क्वेश्चन देखा था ना, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आते थे इनिशियली, टाइम एंड रेट वाले, इतनी स्पीड से चल रहा है कितनी देर में पहुंचेगा, 2 लोग चल रहे हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। ऐसे ऐसे घुमा फिरा के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं हाफ लाइफ से रिलेटेड, कि या तो आपसे पूछ लेगा एज, या आपसे पूछ लेगा टी हाफ, या पूछ लेगा कि इतने टाइम में कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये सब चीजें पूछ सकता है आपसे हाफ लाइफ में। और आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, एनर्जी रिलीज्ड इन अ रिएक्शन। इसका थोड़ा आइडिया होना इंपॉर्टेंट है आपको, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी रिलीज है वो आपके पास पॉजिटिव होती है, तो उसका क्या मतलब होता है। पहली बात तो निकालना कैसे होता है, निकालनी कैसे होती है, एंड वंस इट कम्स आउट तो उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, एनर्जी रिलीज का पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ कुछ प्रोसेस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैप्चर प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और बेसिक जो रिएक्शन है जैसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है यूरेनियम 235 की, उसका बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत 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 फ्रिक्वेंटली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ना कोई एक कंपोनेंट उसका जरूर दिया जाता है, और आप क्रॉस सेक्शन भी देख सकते हैं प्रोसेसेस के, किसके चांसेस ज्यादा हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ये भी देख सकते हैं। अगर आप इतना पार्ट कर लेते हैं, ये देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है बट एक्चुअली में ये बहुत छोटा पार्ट है। अगर आप इतना पार्ट कर लेते हैं तो अपना आप क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये वाला पार्ट आपसे मिस होने के चांस नहीं है।
इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं और विद दिस आई थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आप देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए उद्गम सीरीज को देखना और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते देखते रहिए। चलिए, थैंक यू भाई।